जब भी आप कोई कारोबार शुरू करते हैं उसके दो मकासद होते हैं। एक तो ये कि आपको पैसा बनाना है और दूसरा पीस ऑफ माइंड। हलाल रेस्टोरेंट होने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, हमें पता नहीं था क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। आपके पास हलाल खाना है, कोई सामने मुझे बोल दे कि हाँ हलाल खाना है, आई थिंक फॉर मी इट्स गुड इनफ। इनकी बेगम और इनकी भाभी जब भी आप आएंगे आपको काम करते हुए नजर आएंगी। कई दफ़ा शेफ्स ऐसे होते हैं कि वो अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। जब ये इशू होता है ऑब्वियसली फिर कंसिस्टेंसी में फ़र्क आता है। पेंटिंग्स और जो डेकोरेशन है इसके लिए खास जो आर्टिस्ट हैं उनको इन्होंने कनाडा से हायर किया था, उन्होंने सारा आर्ट वर्क किया। 27,000 नान एवरी मंथ इंपोर्ट होता है पाकिस्तान या इंडिया से। जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो ज़्यादा विजिबल होता है, जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो रेयरली आता है। एज अ रेस्टोरेंट ओनर आपको सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। हमने आज तक गोट चॉप सर्व नहीं करे और रिव्यू में लिखा आया था कि मज़ा नहीं आया। अगर आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में खोलना चाह रहे हैं तो विदाउट पैशन इट्स नॉट पॉसिबल। जितना भी बारबेक्यू है वो मेरे डैड की ही रेसिपीज़ हैं। एग्जैक्टली। मेरी मदर इन लॉ जो हैं कराची से हैं, बिरयानी हमारी निहारी कराची स्टाइल है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है सैयद अली दानिश और आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल दानिश ऑन द गो। दोस्तों, जब भी आप कोई कारोबार शुरू करते हैं उसके दो मकासद होते हैं। एक तो ये कि आपको पैसा बनाना है और दूसरा पीस ऑफ माइंड। आज के जो मेरे दोस्त हैं उनका जो कारोबार है वो है रेस्टोरेंट बिज़नेस से, जो मेरे बहुत दिल के करीब है। एज़ यू नो कि मैं बहुत फूडी किस्म का एक इंसान हूँ और खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से जो रेस्टोरेंट का बिज़नेस है जब वो आप करते हैं तो उसमें आपका चैन और सुकून कहीं का नहीं रहता। तो चलें आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। और आज के जो मेरे दोस्त हैं उनका नाम है सनी हाशमी। थैंक यू सो मच सनी फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का अपने पॉडकास्ट पे। आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज़ माइन। सो ज़िंदगी सुकून में थी, पैसा भी था, प्रोफेशनली भी आप अच्छे थे, तो आपको क्या ऐसा हुआ कि आपने कहा कि ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करें और रेस्टोरेंट खोल लें? क्योंकि मुझे पता है कि रेस्टोरेंट का काम शुरू करने के बाद ज़िंदगी कहीं की नहीं रहती। सही बात है, आप जो कह रहे हैं सही है। रेस्टोरेंट जो बिज़नेस होता है बड़ा डिमांडिंग बिज़नेस होता है। बहुत सारा टाइम आपको और एनर्जी और एफ़र्ट्स लगते हैं रेस्टोरेंट के बिज़नेस को चलाने के लिए। और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपकी कोई शिफ्ट नहीं होती है, 9 to 5 नहीं होता है, 8 to 4 नहीं होता है, ये 24/7 होता है। इवन रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी आपका जो वर्क होता है और आपका जो एफ़र्ट्स होते हैं वो कंटिन्यूड रहते हैं। तो इसके पीछे बस जो आइडिया था वो ये था कि मैं मिशिगन कुछ 4 साल पहले मूव हुआ था। ओरिजिनली मैं बॉस्टन से हूँ और जब मैं इधर मूव हुआ तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे एक नीश है जो मिसिंग थी कम्युनिटी में। और वो ये थी कि यहाँ पे डियरबॉर्न और डिट्रॉइट एरिया में बहुत सारे लाजवाब रेस्टोरेंट्स हैं। आपके मेडिटेरेनियन फूड है, यहाँ पे इटालियन फूड है, बर्गर्स हैं, रैप्स हैं, इवन इटालियन भी रेस्टोरेंट्स हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की बात आती है तो वो कुछ गिने चुने ही हैं। और उनमें भी ऐसा था कि कोई प्रॉपर डाइन इन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं था। तो मैं अपनी फैमिली से यही जिक्र करता रहता था कि क्यों ना हम एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोलें और जहाँ पे अब लोग जो पाकिस्तानी लोग हैं वो अपनी फैमिली को एक फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट में लेके जाएं और इन्जॉय करें और कुछ मोमेंट्स के लिए वो भूल जाएं कि वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो बस ये इसका पीछे एक आइडिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि जो सनी का ताल्लुक़ है, इनका जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है बारबेक्यू नाइट और ये केंटन मिशिगन में मौजूद है। और जब हमें पता चला था कि मिशिगन में इस तरह का एक रेस्टोरेंट शुरू हो रहा है तो मतलब एक अलग ही खुशी थी। जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं जो पाकिस्तान में हैं या इंडिया में या बांग्लादेश में बैठे हैं वो इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मेरे अमेरिकन दोस्त हैं जो मिशिगन में और ओहायो में इन तरह की जगहों में रहते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से, इस दर्द को और इस तकलीफ़ को बहुत अच्छे से जानेंगे। अमूमन अगर हमें कभी कोई निहारी या हलवा पूरी या
कढ़ाई खाने का मूड होता था मिशिगन में, सो करीबी जो आपको जो सबसे अच्छा और जो करीबी रेस्टोरेंट होता था उसके लिए हमको वन साइड 4 से 5 घंटे की ड्राइव करके या तो हमें जाना पड़ता था शिकागो या हमको जाना पड़ता था मिसिसागा, जो 3 से 3.5 घंटे की ड्राइव है इंक्लूडिंग बॉर्डर क्रॉसिंग। तो जब हमें पता चला कि ये एक रेस्टोरेंट यहाँ पर खुल रहा है तो मतलब खुशी का एक ठिकाना नहीं था। और मेरे हिसाब से जो रेस्टोरेंट का एक जो जुफ्स होता है वो खाना नहीं होता, खाने के साथ साथ आप किस चीज़ में सर्व कर रहे हैं और आप किस चीज़ में आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, क्योंकि डाइनिंग जो है वो पूरा एक एक्सपीरियंस होता है जो सिर्फ खाने के साथ नहीं होता है। तो आज का जो पॉडकास्ट का जो मेरा मकसद है तो वो मैं सनी से हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये पूछेंगे कि रेस्टोरेंट में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, खाना उसमें सर्टिफिकेशंस, क्योंकि हलाल खाना होता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हलाल खाना, तो हलाल रेस्टोरेंट होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं और उसके बाद क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं यहाँ पर लेबर को लेके। तो सबसे पहले तो सनी ये बताओ कि जो मतलब माशाल्लाह से आपका रेस्टोरेंट है बहुत, मतलब यहाँ जब हम आते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान के किसी शहर में आप उसमें बैठे हो। सारे आप पीछे भी देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत खूबसूरती से इस रेस्टोरेंट को बड़े प्यार से बनाया है। तो किस तरह से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हलाल सर्टिफिकेशंस और वो सारी चीज़ें, वो ज़रा डिस्क्राइब करो आप। दानिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये जो सवाल पूछा है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन। कोई भी काम आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें चैलेंजेस तो ज़रूर आते हैं, सही, लेकिन जब रेस्टोरेंट की बात आती है तो उसमें इंक्रीज्ड नंबर ऑफ़ चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज़ आपको जो लाइसेंसेस होते हैं वो ज़्यादा चाहिए होते हैं। सिटी के भी आपके हेल्थ के भी होते हैं, बिजनेस के भी होते हैं, हर किस्म के लाइसेंसेस होते हैं। और जब तक आपको वो प्रॉपर लाइसेंसेस मिल नहीं जाते तब तक आपको इजाज़त नहीं मिलती ओपन होने की। तो आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ जो कि बहुत कम लोगों को पता है। मेरे पार्टनर हैं ज़िशान अनवर नाम है उनका। जी। जब मैंने और उन्होंने डिसाइड किया था कि हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है मिशिगन कम्युनिटी में, और हमने जब ये प्रोजेक्ट साइन किया था तो सितंबर 2023 डेट थी, और उस वक्त हमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन हम तैयार थे, हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार थे। लेकिन सरप्राइजिंगली हम भी थोड़ा सा बैकफुट पर आगे थे जब हमें पता चला कि ये इट कैन टेक मोर देन अ ईयर। ओके। तो हमने सितंबर 2023 में ये साइन करा था और अप्रैल 2025 में हमारी ग्रैंड ओपनिंग हुई थी। तो ऑलमोस्ट गिव और टेक 18 मंथ्स हमें इस प्रोजेक्ट पे लगे। ओके। और जो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमने फेस किया था वो कोऑपरेशन थी, जो हमें नहीं मिल रही थी, सिटी वालों की तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिल रही थी। यहाँ पे मिशिगन में और आई थिंक और भी स्टेट्स में ये मसला है कि जो सिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो सिटी काउंसिल होता है, वहाँ पे बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी होती है। ओके। बिकॉज़ ये लोग ज़्यादातर अंडर बजटेड होते हैं और इनका जितना भी फ़ीस वगैरह होती है वो इंस्पेक्शंस के थ्रू आती है और लाइसेंसेस के थ्रू आती है, उससे वो कवर करते हैं। जी एग्जैक्टली। और इनका मकसद ये होता है ज़्यादातर कि जितने ज़्यादा इंस्पेक्शंस हो सके हों, जितने ज़्यादा लाइसेंसेस की इम्पोजमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, बिकॉज ईच लाइसेंस कॉस्ट मनी और ईच इंस्पेक्शन कॉस्ट मनी एज वेल। तो उसकी वजह से हमारी इंस्पेक्शंस, हालांकि सब कुछ ठीक भी था, हमने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया था और उनसे काम करवाया था, लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर्स थे, सारे कोड्स जो थे सिटी के हमने वो फॉलो भी किए थे, लेकिन कुछ ना कुछ इंस्पेक्टर्स बीच में आके ढूंढ लेते थे जिसकी वजह से वो हमें इंस्पेक्शन फेल कर देते थे। आपको मैं ज़्यादा नहीं डिटेल्स में बताऊंगा, बट एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। हमारी एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन थी और सब कुछ अप टू कोड था, और एक सर्किट बोर्ड होता है जहाँ पे बेसिकली जो मेन स्विच होता है जिसमें सारी लाइटिंग और अप्लायंसेस और सबका कनेक्शन होता है। तो उसमें एक कोड है जिसमें लिखा होता है कि आपको जो सर्किट बोर्ड है उसके जो जितने भी सर्किट्स हैं और जो जितने भी स्विचेस हैं वो प्रॉपरली लेबल्ड होने चाहिए। सही। तो
इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर साहब आए और उन्होंने आके देखा तो वो हैंड राइट हमने करे हुए थे। सही सही सही। आम इंसान तो उसको पढ़ सकता है, लेकिन इंस्पेक्टर कह रहा था कि उसको वो लेबल पढ़ नहीं चाहिए। सकता, ओके, उसको वो प्रॉपरली लेबल्ड चाहिए। अच्छा। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मुझे बस आप 5 से 10 मिनट दें, मैं इसको अभी लेबल करवा के लिख देता हूँ। नहीं, तो उन्होंने कहा नो, आपको रिस्केड्यूल करनी पड़ेगी इंस्पेक्शन, और जब भी आप इंस्पेक्शन रिस्केड्यूल करते हैं तो इट्स 2 to 3 वीक्स आउट। ओके। तो यही साइकिल में हम फंस के थे। एवरी 2-3 वीक्स 4 वीक्स वेट करना पड़ता है और फिर उसके बाद इंस्पेक्शन होती है, और फिर जब इंस्पेक्शन होती है तो आपको नहीं पता उस दिन वो क्या किस मूड में है, और कौन सा इशू आपके सामने रखेंगे। घर से लड़के तो नहीं आए, बाहर कोई अपने सुपरवाइजर के साथ मुंहमारी करके तो नहीं आए जी, ये भी बड़ा डिपेंड करता है। बहुत सब्जेक्टिव तरीके से इंस्पेक्शन होती थी, और ऐसा भी नहीं था कि वो आपको एक दफ़ा में सब कुछ बता दें कि यार आपको XYZ सारी ठीक करनी है। ऐसा होता था कि इंस्पेक्शन होती थी तो फिर पता चलता था कि अब कौन सा मसला है। तो इस तरह करते करते 18 महीने हो गए, और 18 महीने रेंट देना बगैर बिजनेस के ओपनिंग के, इट वाज अ बिग चैलेंज। और ये चैलेंज जो था, ये हमें इसका आइडिया नहीं था, हमने फोरसी नहीं किया था कि ये भी हो सकता है, बट हुआ। और हमारे पार्टनर ने और हमने हार नहीं मानी। सही। हमारा गोल था, हमारा मिशन था, और हम उस पर गए, और अल्लाह ताला ने बहुत साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओपनिंग हो गई। सो आपको स्टार्ट करने से लेके ग्रैंड ओपनिंग तक 18 महीने लग गए? जी, 18 महीने लग गए, और बीच में आके हमने बहुत दफ़ा हार मानी, बहुत दफ़ा फिर से अपने आप को उठाया। बहुत सारी पेशेंस की ज़रूरत थी हमें, और मेरे पार्टनर ने, हमने बस पेशेंस से ही ये टाइम गुजारा। सही। चलो, अच्छा एक और चीज़ मुझे बताओ यार सनी, बीइंग अ मुस्लिम, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि आपके पास हलाल खाना है, सो अगर कोई सामने मुझे बोल दे कि हाँ हलाल खाना है, सो आई थिंक फॉर मी इट्स गुड इनफ, और उसकी ज़ुबान पे मैं तो कम से कम भरोसा करता हूँ। और एज़ लॉन्ग एज़ वहाँ पर मतलब पाकिस्तान इंडियन रेस्टोरेंट्स में तो पोर्क उसमें नहीं बिक रहा होता है, तो एज़ लॉन्ग एज़ दे आर सेइंग कि हलाल है तो इट्स गुड फॉर मी। आपने HMS सर्टिफिकेशन ली हुई है, तो वो क्या है कि मतलब लोग उसकी क्या खासियत है, या उसमें क्या कॉस्ट आती है, तो उसमें क्या है ज़रा मुझे आप बताओ। मतलब लोग आपकी ज़बान पे भरोसा नहीं कर सकते थे, क्यों, क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। हम रेस्टोरेंट खोल सकते थे बगैर सर्टिफिकेशन के, और जाहिर सी बात है, जैसे आपने बोला, इस तरह काफ़ी सारे लोग आपसे एग्री करेंगे कि हमने एज अ मुस्लिम अपनी जो ऑब्लिगेशन होती है पूछना कि क्या ये हलाल है, और सामने वाला भी मुसलमान है, पाकिस्तानी है, अगर मुसलमान है तो एटलीस्ट वो बोल रहा है कि यस इट्स हलाल, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है ज़्यादातर ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाती है। बट अमेरिका में और स्पेशली मीट मार्केट में बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज़ अवेलेबल हैं। तो जो मीट सोर्सिंग है, इवन जो मीट सप्लायर्स होते हैं, कई दफ़ा उनको भी नहीं पता होता कि पीछे से मीट कहाँ से आ रहा है, वो हलाल है सच में कि नहीं है। तो ये सारी जो नुआंसेस हैं और इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने और मेरे पार्टनर ने डिसाइड करा कि हम HMS सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं। इसमें ये होता है कि हमारी जो चेक एंड बैलेंस होता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेक एंड बैलेंस रखने की, ये हमारे पे नहीं होती, हमारे शोल्डर्स पे नहीं होती है। ये एक सर्विस है, बहुत बड़ी सर्विस है, और इनके हेडक्वार्टर्स हैं अमेरिका में, शिकागो से बेस्ड हैं, हलाल मॉनिटरिंग सर्विस, और बहुत बड़ी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। और ये लोग क्या करते हैं कि ये आपकी जो सोर्स होती है मीट की, ये वहाँ तक जाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो स्लॉटर हाउसेस हैं वो प्रॉपरली जो हमारा ज़बिया हलाल तरीका है मीट को ज़िबा करने का, वो वहाँ पे प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर ये अपनी सर्टिफिकेशन उन मीट सप्लायर्स को दे देते हैं, और फिर हमारा एज अ रेस्टोरेंट ओनर जो जॉब होते हैं कि हमें सिर्फ मीट वहाँ से ख़रीदना होता है।
तो मतलब इन शॉर्ट अगर आप HMS सर्टिफाइड हैं तो आपकी एक ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि आप उस पर मेक श्योर करें कि आप जिस स्लॉटर हाउस से गोश्त आ रहा है वो किस तरह से वो कर रहा है, स्लॉटर कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरह से। HMS सर्टिफिकेशन के बाद ये ज़िम्मेदारी आपके सर से हट जाती है। जी, हट जाती है। इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि हम कॉन्फिडेंटली अपने कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि भाई हमारे पास तो HMS सर्टिफिकेशन है, सारे चेक्स एंड बैलेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं और हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि ये हलाल है। एक इसमें डाउन साइड ज़रूर आती है कि जो मीट होता है HMS सर्टिफाइड, क्योंकि हैंड स्लॉटर्ड होता है, मशीन स्लॉटर्ड नहीं होता है। जाहिर सी बात है, एक काम जो मशीन करती है वो ज़्यादा तादाद में और जल्दी हो सकता है। आप बहुत सारी क्वांटिटी जो है वो मैनेज कर सकते हैं और उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम भी होती है। और जो हैंड स्लॉटर्ड मीट होता है वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है इंसान कर रहे होते हैं और वो थोड़ा स्लो बेस्ड होता है और उसमें क्वांटिटी कम होती है, तो दिस ड्राइव्स अप द कॉस्ट। एग्जैक्टली। तो HMS सर्टिफाइड मीट लेना ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है एज अ रेस्टोरेंट ओनर, बट आई थिंक एज अ मुस्लिम एंड एज अ पाकिस्तानी हमें ये ड्यू डिलिजेंस करनी थी और आई थिंक इट वाज अ गुड आइडिया, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब यहाँ पे अवेयरनेस भी है HMS सर्टिफिकेशन की, काफ़ी सारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं और हमसे आके पूछते भी हैं कि आपके पास कौन सी सर्टिफिकेशन है। तो आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन ओवरऑल और इट्स जस्ट अ पीस ऑफ माइंड। अच्छा, जो लोग मिशिगन से हैं और पता नहीं मेरे बात से अगर इत्तेफाक करें तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स। इनके पास पाकिस्तानी बहुत सारी वैरायटीज़ है, बिरयानी है, कढ़ाई है, हाईवे कढ़ाई है। इनके पास जो चने हैं, लाहौरी चने, इट वाज लाइक आउटस्टैंडिंग। बट इनकी जगह, इनके रेस्टोरेंट में जो मुझे सबसे एक आउटस्टैंडिंग क्लास की जो चीज़ लगती है और जो खा के पहला नवाला मुँह में जाता है, उससे आप मतलब मैं उसको कराची में जो बिहारी कबाब मिलते हैं उससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो इनके बिहारी कबाब बहुत आउटस्टैंडिंग है और मैंने जितनी दफ़ा भी इनके यहाँ आके बिहारी कबाब खाए हैं और जो दूसरी चीज़ें खाई हैं उनमें मतलब टेस्ट आपको मुझे हर दफ़ा सेम नज़र आया है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। मिशिगन में ख़ास तौर पे या US में यहाँ पर अगर आप कोई स्टोर खोलें, उसमें जो स्टोर हेल्प होती है वो 10 दिन 12 दिन में भाग जाती है। आपको मतलब मुश्किल से आजकल यहाँ लोग रखने पड़ते हैं। तो टेस्ट पे किस तरह से आप काबू रखते हैं या उसको सेम रहे? खुद आप लोग अपनी रेसिपीज़ को वो करके आप लोग खुद किचन में हेल्प आउट करते हैं या क्या किस लोगों को ट्रेन करते हैं या शेफ़ आप पाकिस्तान से लाएं, वो मुझे आप बताओ। जी, टेस्ट मेंटेनेंस जो होती है और जो टेस्ट की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है रेस्टोरेंट बिज़नेस के लिए। और इसका जो चैलेंज है वो एक्चुअली हमें चैलेंज लगता ही नहीं है। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि हमारे जो रेसिपीज़ हैं वो हमारी खुद की फैमिली रेसिपीज़ हैं। आई थिंक ये कोई सीक्रेट तो नहीं है, यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स और जो लोग आते हैं उनको सबको पता है कि ये एक फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट है। और मज़े की बात यह है कि ये यहाँ पे वुमेन ओन्ड रेस्टोरेंट है। ये इनकी मैं बताता चलो, इनकी अम्मी, इनकी बेगम और इनकी भाभी, ये लोग सब जब भी आप आएंगे तो आपको यहाँ वो काम करते हुए नज़र आएंगी और आपको इसी वजह से मेरे ख्याल में घर का जो टेस्ट होता है वो इनके खानों में आपको मिलता है। जी, तो जैसे कि दानिश भाई आपने बोला, हमारे जो हेड शेफ्स हैं वो हमारी घर की फ़ीमेल्स हैं। मेरी मदर इन लॉ भी हैं, मेरी मदर हैं, मेरी वाइफ हैं। तो ये मेन हेड शेफ्स हैं, रेसिपीज़ इनकी हैं। तो कंसिस्टेंसी जो आप सवाल पूछ रहे थे कंसिस्टेंसी पे, तो वो हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं होता है। चैलेंज तब होता है जब आप शेफ़ कहीं आउटसोर्स करते हैं, कहीं बाहर से थर्ड पार्टी से जब आप हायर करते हैं तो वो शेफ़ अपनी रेसिपीज़ खुद लेकर आता है और जब उस शेफ़ को जाना पड़ता है या कोई दूसरे एम्प्लॉयर के साथ काम करना पड़ता है या इवन कई दफ़ा शेफ़्स ऐसे होते हैं कि वो अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जब ये इशू होता है तो ऑब्वियसली फिर कंसिस्टेंसी में फ़र्क आता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी खुद की रेसिपीज़ हैं, फैमिली रेसिपीज़ हैं और हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी बंदों का स्टाफ है। तो हेड शेफ्स अगेन हमारी फैमिली के ही हेड शेफ्स हैं और हमने असिस्टेंट शेफ्स रखे हुए हैं, किचन हेल्पर्स रखे हुए हैं जिनको बेसिकली हमने रेसिपीज़ सिखाई हैं मेजरमेंट्स के हिसाब से, बट एट द एंड ऑफ द डे द सीक्रेट ऑफ रेसिपीज़ इज स्टिल विद माई फैमिली। ओके।
सही। इस चीज़ पे आप इनकी इस स्टेटमेंट से एक चीज़ का अंदाज़ा करेंगे कि मैं हमेशा बोलता हूँ मर्द जो है वो बहुत मज़लूम होता है। मैंने इनकी वालदा, इनकी बेगम और इनकी भाभी का जिक्र किया, लेकिन ये इन्होंने अपने स्टेटमेंट में अपनी मदर इन लॉ को भूले नहीं। अगर ये भूल जाते तो शायद इनको बाद में बड़ा मुश्किल होता, तो इन्होंने उसको भी कवर अप किया है। चलें, ये तो अच्छा हो गया। मुझे एक और चीज़ बताएँ, मिशिगन में ख़ास तौर पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें हम अमूमन पेपर प्लेट्स में खाना खाने को मिल जाता है, आप खाएं और खा के निकल जाएं। अब मेरा मानना ये है कि जब आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं, खाना लाइक डाइनिंग आउट इट्स एन एक्सपीरियंस। खाना अगर आपका 10 आउट ऑफ 10 भी होगा और अगर आपको वो पेपर प्लेट्स में मिल रहा है या बैठने की साफ़ सुथरी जगह नहीं है या मतलब रेस्टोरेंट की जो कंडीशन है वो कुछ ख़ास नहीं है, तो उसमें खाने का वो जो 10 आउट ऑफ 10 है वो आपका स्टैंडर्ड गिर जाता है। तो क्या थॉट प्रोसेस था कि आपने अपने रेस्टोरेंट को इतना खूबसूरत पाकिस्तान के सारे रंग इसमें लगाए? मुझे ये पता है कि इन्होंने जो अपने जो रेस्टोरेंट की जो सारी पेंटिंग्स और जो डेकोरेशंस है इसके लिए ख़ास एक जो आर्टिस्ट हैं उनको इन्होंने मेरे ख्याल में कनाडा से हायर किया था। उन्होंने आके यहाँ सारा ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है वो आर्ट वर्क किया, और इनकी जो रेस्टोरेंट है बहुत साफ़ सुथरा है। तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था सनी? इस पे थॉट प्रोसेस यही था कि आई थिंक मैं और मेरे पार्टनर ज़शान भाई हम आपस में डिस्कस करते थे इस प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले हमने एक सर्वे किया था, ऐसे ही सोशल मीडिया पे हमने अवेयरनेस के लिए एक एनोनिमसली एक पोस्ट लगाई थी, और उसमें हमने पूछा था लोगों से कि हम एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं और आवाम क्या चाहती है, एक क्या एक्सपेक्टेशन होती है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो सर्वे जब कंप्लीट हुआ था तो ज़्यादातर नंबर 1 पे ये था कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए खाने में, नंबर 2 ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए रेसिपीज़ में, नंबर 3 बाथरूम्स और इवन रेस्टोरेंट जो है वो क्लीन होने चाहिए, एम्बियंस थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, सर्विस थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने वही एफ़र्ट्स लगा के और हमने मेक श्योर किया कि एक क्लीन फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट लोगों को हम दें, और इसके पीछे यही था कि आवाम ने हमारी मदद की। हमें खुद से आइडिया नहीं लगाना पड़ा, हमें आवाम ने बता दिया कि हमें पेपर प्लेट्स नहीं, हमें डिनर प्लेट्स चाहिए, हमें प्रॉपर कटलरी चाहिए, और एम्बियंस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने सर्वे से सीखी। सही है, लेकिन इन सारी चीज़ों को मतलब पार्ट ऑफ योर रेस्टोरेंट और को इन्हेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें कितनी मतलब आपके जो खाने की कॉस्ट है या जो आपका एक मेन्यू कार्ड है उसमें कितने % ये चीज़ें उसको मतलब उस प्राइस को इंक्रीज़ कर देती हैं? मतलब आई विल प्रेफर पेइंग मोर इन अ क्लीन एंड क्लीन रेस्टोरेंट, प्रेफर लाइक इन प्लेट्स और कटलरी अच्छी हो, आई विल पे मोर। लेकिन इसमें कितना फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहा हूँ उसमें ये सारी चीज़ें मयसर नहीं है और आपके रेस्टोरेंट में या किसी और दूसरे रेस्टोरेंट में है, तो इसमें कॉस्ट कितनी इम्पेक्ट होती है? इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो फ़ाइन डाइनिंग को बोलते हैं कि यार यहाँ रेस्टोरेंट में खाना बहुत महंगा है, टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त था, सब चीज़ थी, लेकिन हम 4 बंदों ने खाए, इतना हो गया, इतना तो हम फ़लाँ रेस्टोरेंट में बैठ के 2 दफ़ा खा चुके होते। तो अगर आपको पेट भरना है वो तो आप घर में भी भर लेते हो। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप किसी जगह बाहर जा रहे हो तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए कितना कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है या आपको इंक्रीज़ करनी पड़ती है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, रेस्टोरेंट बिज़नेस जो है वो बहुत कॉस्टली होता है, ओवरहेड्स बहुत होते हैं। आपका रेंट होता है, गैस का बिल होता है, बिजली का बिल होता है, फिर उसके बाद आपका पेरोल होता है, उसके बाद फिर अप्लायंसेस होती हैं, अप्लायंसेस को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक कस्टमर को एक्सपीरियंस देने के लिए होती हैं। जैसे आपने शुरू में बोला था कि रेस्टोरेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग द फूड, क्योंकि वो तो आप घर पे भी खा सकते हैं या आप कहीं भी जा सकते हैं, बट इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस, कि आप रेस्टोरेंट आए हैं और आप आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए भूल जाते हैं कि आप अमेरिका में बैठे हुए हैं और आप इट टेक्स यू बैक टू पाकिस्तान या योर होमलैंड।
तो डेफिनेटली कॉस्ट एक्सपेंसिव होती है फ़ाइन डाइनिंग खोलने के लिए, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए है वो ये है कि हमारा जो रेस्टोरेंट में जो किचन का जो मॉडल है वो इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाता है। वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। हम फ्रेशनेस पे बिलीव करते हैं, हम फ्रोज़न फूड पे बिलीव नहीं करते एज अ फैमिली। और हमने बहुत दफ़ा डिस्कशन की है, हमारे पार्टनर्स के साथ भी डिस्कशन हुई है, फैमिली के साथ भी डिस्कशन हुई है कि जिस दिन हमें लगेगा कि हम फ्रोज़न मॉडल की तरफ जाएंगे या हम फ्रोज़न मॉडल सर्व करना चाहते हैं कस्टमर्स को, उस दिन हम रेस्टोरेंट बंद कर देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कितना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं फ्रेशनेस को। एक समोसा होता है, समोसा आजकल हर जगह अवेलेबल है, ग्रोसरी स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, जगह जगह रेस्टोरेंट्स पे भी अवेलेबल है, इवन फ्रोज़न फूड सेक्शन आइल्स में भी अवेलेबल है, और बहुत ही एक सस्ती आइटम है। बट हम समोसे को कैसे बनाते हैं, हमारा जो समोसे की जो डो है हम उस डो को भी बनाते हैं। हालांकि डो जो होती है वो फ्रोज़न पेस्ट्रीज़ में अवेलेबल होती है, लेकिन हम वो डो भी खुद से बनाते हैं और उसकी जो फिलिंग होती है वो भी हम खुद से बनाते हैं। तो जब आप फ्रेशनेस, जितना ज़्यादा फ्रेशनेस फोकस्ड रेस्टोरेंट होता है उसमें कॉस्ट पे इम्पैक्ट तो ज़रूर होता है, लेकिन एटलीस्ट हमारा जो मॉडल है वो ये है कि भाई हम वो चीज़ किसी को नहीं खिलाएंगे जो हम खुद नहीं खा सकते। और दानिश भाई, आपको मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि नॉट अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट ओनर्स कैन से दैट। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ओनर्स अपने खुद के रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाते हैं बिकॉज दे नो कि यूएस में भी हमने एक सर्वे किया था। हमारे नेटवर्क में काफ़ी दोस्त यार हैं जो कस्टम्स के साथ रिलेटेड है, तो उन्होंने हमें कुछ नंबर्स बताए थे कि 27,000 नान एवरी मंथ इंपोर्ट होता है पाकिस्तान या इंडिया से, फ्रोज़न नान। कबाब इंपोर्ट होते हैं, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब, समोसे, ये स्प्रिंग रोल्स, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। वही फिर आप कस्टमर को खिला देते हो दूसरे। और इट्स वेरी इजी, आप वो इंपोर्ट करें, उसको गर्म करें या उसको तलें या जो भी उसको करना है आप वो करें और वो सर्व करें। इट्स अ वेरी इजी थिंग, लेस हेडेक। लेकिन हम रेस्टोरेंट, हम ये सोचते हैं कि रेस्टोरेंट जो एक्सपीरियंस हम देना चाह रहे हैं कस्टमर्स को वो फ्रेशनेस का है। हम प्रिजर्वेटिव्स पे बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे जो फ्रोज़न फूड आती है उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उसमें टेस्ट चेंज हो जाता है, तो हम वो कर ही नहीं सकते हैं। और बात हमारी रेसिपीज़ की है, और हमारी रेसिपीज़ सिर्फ वहाँ तक नहीं जाती हैं कि फिलिंग तक हो, हमारी रेसिपीज़ इवन डो तक जाती हैं, समोसे की डो तक हम जाते हैं। सही। अच्छा, मैं तो खैर पाकिस्तान से फर्स्ट जनरेशन जो आती है वो तो खाना खाते हैं आपकी कढ़ाई, निहारी और ये सारी चीज़ें। आपसे मुराद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। यहाँ पर जो पाकिस्तानी बॉर्न अमेरिकन बच्चे हैं उसके लिए क्या, मतलब वो इस टेस्ट को किस हद तक अडॉप्ट करते हैं? कढ़ाइयाँ हो गई या जो बिरयानियाँ हो गई, और यहाँ की जो नॉर्मल पब्लिक है, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ चाइनीज़ फूड बहुत एक, मतलब किसी भी आपके जो यहाँ गोरे हैं उनके अगर किसी की बर्थडे है या कोई सेलिब्रेशन होती है तो दे माइट मोस्ट ऑफ द टाइम दे गो टू चाइनीज़ रेस्टोरेंट और जापानीज़ जो ग्रिल्स होती हैं उसमें जाते हैं। और इस मतलब हम उनको किस तरह खींच के यहाँ ला सकते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, जो यहाँ के बच्चे हैं उनके लिए आप कोई फ्यूजन फूड्स हैं जिस तरह जिंगर बर्गर्स या इस तरह के रोल्स या रैप, वो भी उस तरह आप अपने मेन्यूज़ में उसको इंक्लूड करते हैं? वो स्ट्रगल बताएं कि अगर यहाँ कोई बच्चा पैदा, मतलब जो यहाँ का बॉर्न बच्चा है वो आके आपकी निहारी और वो खाता है, उनके क्या फीडबैक होते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक द न्यू जनरेशन दे लव द रेस्टोरेंट। वो आते हैं, और एक्चुअली जो हमने जिंगर बर्गर लॉन्च किया था वो न्यू जनरेशन के लिए लॉन्च किया था, और उसकी वजह से काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं और इन्जॉय करते हैं। और हमारा आगे भी मेन्यू को एक्सपेंड करने का पूरा इरादा है, जिसमें हम चिकन टिक्का मैक बोल, मैक एंड चीज़ और चिकन टिक्के का फ्यूजन एक बोल हम लॉन्च करेंगे। हमने अभी रिसेंटली फ़िश लॉन्च करी है, लाहौरी फ़िश। आई थिंक वो नई जनरेशन बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है।
तो इस तरह की चीज़ें हम करते रहते हैं। और आई थिंक द न्यू जनरेशन, और ये रेस्टोरेंट का मकसद भी ये था कि जो अमेरिकन बोर्न पाकिस्तानी हैं उनको भी हम ऑथेंटिक रेसिपीज़ खिलाएं और बताएं कि ये पाकिस्तानी रेसिपीज़ हैं और वो आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकें। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि दफ़ा विद द न्यू जनरेशन उसमें थोड़ा स्पाइस लेवल का बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, और जाहिर सी बात है। तो उसमें हमने अपने स्पाइस लेवल्स भी इंट्रोड्यूस करे, जैसे हमारी जो सिग्नेचर डिश है हाईवे चिकन कढ़ाई, जो कि आम तौर पे अगर आप बनाएं तो थोड़ा स्पाइसी होती है, तो हमने उसमें स्पाइस लेवल्स इंट्रोड्यूस किए जिसमें माइल्ड, मीडियम और हॉट है, तो इट केटर्स टू एवरीबॉडी। तो इस तरह की चीज़ें हम करते रहते हैं जो इनवाइट करती हैं यंगस्टर्स को, और आगे भी इरादा है इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करने का। अच्छा सनी, एक बात बताएं, मतलब जब आप कोई भी कारोबार खोलते हैं, आपका जो बिज़नेस है ये इट्स वेरी वेरी ओपन टू पब्लिक फॉर फीडबैक्स। मतलब आपका रेस्टोरेंट है या दूसरे कोई भी रेस्टोरेंट है, वो उनकी एक वेबसाइट है, उनकी इंस्टाग्राम है, उनके सारी चीज़ें, तो उस पर बहुत कभी कभार नेगेटिव फीडबैक मिलता है। सो बीइंग अ रेस्टोरेंट ओनर, क्या आप उस जो फीडबैक को नेगेटिव वे में लेते हो या उसको आप पॉजिटिव वे में लेते हो या उसको आप देखते ही नहीं हो? नहीं, हम डेफिनेटली एवरी सिंगल फीडबैक जो हमें मिलता है हम उसको ज़रूर एक्नॉलेज करते हैं, उसको देखते हैं, और अगर फीडबैक नेगेटिव होता है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो पॉजिटिव होता है वो ऑब्वियसली आपको और ज़्यादा इंकरेज करता है और बूस्ट अप करता है, और आपका जो ओवरऑल डिमीनर होता है वो थोड़ा लिफ्ट अप हो जाता है। आई थिंक जो मैंने सीखा है रेस्टोरेंट के बिज़नेस में, वो ये सीखा है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अगर एक रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पे सर्विस आपको अच्छी मिलती है, आपको खाना भी अच्छा मिलता है, सब कुछ ठीक होता है, प्राइस भी अच्छी होती है, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि बहुत कम लोग जाके पॉजिटिव फीडबैक लिखते हैं। वो रिपीट कस्टमर बन जाते हैं, लेकिन उनकी जो डेली लाइफस्टाइल होता है वो उसमें ये थिंकिंग नहीं आती कि यार हम पॉजिटिव फीडबैक भी लिख दें क्योंकि हमने काफ़ी इन्जॉय किया इस जगह को। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस नेगेटिव होता है तो डेफिनेटली आप इमोशनल होते हैं और आपका गोल बनता है कि हम फीडबैक दें। तो आई थिंक दूसरे रेस्टोरेंट ओनर्स या दूसरे बिजनेस ओनर्स भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो ज़्यादा विजिबल होता है और जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो रेयरली आता है। तो मैं हमेशा लोगों को इनकरेज करता हूँ कि अगर आपको एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला है कोई बिज़नेस से, तो डेफिनेटली हमें जाके पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए। और जहाँ तक नेगेटिव फीडबैक की बात आती है उसको हम एज अ टीम एनालाइज करते हैं। आई थिंक जो गूगल रिव्यू होता है उसमें बहुत सारी फीडबैक हमें मिले हैं और जिसकी वजह से हमने इम्प्रूवमेंट्स भी करी हैं। आई थिंक जिस तरह से हम फ़िल्टर करते हैं रिव्यूज़ को, आप रिव्यूज़ में देख सकते हैं कि रिव्यू की टोन क्या है। सही, एग्जैक्टली। अगर तो रिव्यू की टोन सिविलाइज्ड होती है और जेन्युइन नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से वो नेगेटिव फीडबैक लिखा जाता है, तो हम उस रिव्यू को बहुत सीरियसली देखते हैं और हम एज अ टीम कोशिश करते हैं कि वो जो नेगेटिव फीडबैक जिस चीज़ के बारे में आया था उसको हम नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें। कई दफ़ा जो नेगेटिव फीडबैक होता है उसका उनकी टोन अच्छी नहीं होती, वो एक डिसरिस्पेक्ट भी होती है। तो एज अ रेस्टोरेंट ओनर आपको सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। हमारे कई फेक रिव्यूज़ भी आते हैं। एज अ बिज़नेस ओनर ये दूसरे बिज़नेस ओनर्स भी एग्री करेंगे कि दफ़ा फेक रिव्यूज़ भी आते हैं। हमने अभी तक एक चीज़ है जो हमने समर 2026 में लॉन्च करनी है जिसमें गोट चॉप्स हैं। और हमें एक रिव्यू भी आया था। It was just making me laugh because they already tested that. They already tasted goat chops. Maybe they might have like a time machine or something. हो सकता है कि उनके पास टाइम मशीन हो, बट हमने आज तक गोट चॉप्स कभी सर्व नहीं करे और रिव्यू में लिखा आया था कि हमने गोट चॉप्स ट्राई करे और बहुत मज़ा नहीं आया। तो you have to accept everything, the positives, the negative and even the fake reviews. सही है। चले, और ये मुझे आप बताओ कि चलो यहाँ से मतलब ये भी एक सदका जारिया है एटलीस्ट मेरे लिए कि मुझे
खाना पाकिस्तानी खाना खाने के लिए बहुत लंबी ड्राइव नहीं करनी पड़ती शिकागो या मिसिसागा, यहाँ पर मुझे मिल जाता है। ये मेरे लिए तो एक इट्स अ ब्लेसिंग। और दूसरी चीज़ इसके साथ साथ मैंने आपको बहुत सारे इवेंट्स जो हो गए उनमें भी देखा है, चैरिटी इवेंट्स हैं और दूसरे जो पाकिस्तानी इवेंट्स होती हैं उनमें भी देखा है कि आपने वहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं और वहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो अमूमन बहुत मतलब पैसे कम भी होते हैं, उसकी क्वालिटी भी आप कोशिश करते हो कि ऐसी रहे जैसे कि आप रेस्टोरेंट में उनको सर्व कर रहे हो। तो उसका क्या मकसद होता है और अभी तक कितनी जगहों पे आपने इस तरह के स्टॉल्स लगाए हैं और क्या उसमें क्या एक हर्डल्स आती हैं या वो क्या एक्सपीरियंस होता है आपका? हमने काफ़ी इवेंट्स करे हैं जिसमें आपका पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे आ जाता है, जिसमें फूड फेस्टिवल्स आ जाते हैं, जिसमें कोई शादी एक्सपो होता है, इवन जस्ट नॉर्मल थैंक्सगिविंग इवेंट भी होता है। तो हमने काफ़ी स्टॉल्स लगाए हैं और हमने बड़ी पार्टिसिपेशन करी है इस तरह के इवेंट्स में। उसमें चैलेंजेस जो होते हैं वो ये होता है कि जाहिर सी बात है वहाँ पे दूसरे वेंडर्स भी आए होते हैं, तो एक प्राइस कंपटीशन होता है, तो आपको डेफिनेटली प्राइस नीचे करनी पड़ती है अपने खाने की। बट आई थिंक द बिगर चैलेंज इज़ कि बाज़ औक़ात इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे किचन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं और बिकॉज़ वहाँ पे किचन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं तो आपको सारा खाना जो होता है वो रेस्टोरेंट पे प्रिपेयर करना होता है, पकाना होता है और फिर उसको हॉट बॉक्सेस में ट्रांसपोर्ट करके उधर लेके जाके सर्व करना होता है। तो आई थिंक डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ फूड जो होती है वो इट्स नॉट जो हम चाहते हैं, बट हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जाके वही सर्व करें जो रेस्टोरेंट पे सर्व हो रहा है। बट जाहिर सी बात है जब आपके पास किचन फैसिलिटीज़ नहीं प्रॉपर्ली अवेलेबल होती तो वो चैलेंज तो डेफिनेटली हो जाता है। सही। तो एक चीज़ मैं बताता हुआ चलूँ, ये फिर मैं वही अपना एक जुमला रिपीट करूँगा कि जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जो बाहर वहाँ लोग बैठे हुए वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो मिशिगन में एटलीस्ट जो इवेंट्स होते हैं, चांद रात मेला, ईद मेले या 14 अगस्त की इन्होंने बात की, तो वहाँ जब इवेंट्स होते हैं तो इन इवेंट्स पे एक ख़ास स्पॉटलाइट होती है कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि उसमें कैटर कौन से हैं, कौन कौन से खाने के स्टॉल्स हैं, क्योंकि आप शॉपिंग करने अपने बच्चों को तो घुमाने लेके जा रहे हैं, फिर उसमें एक ये भी होता है कि अच्छा बारबेक्यू नाइट है या दूसरे कोई रेस्टोरेंट है, तो उस पर भी एक काफ़ी होता है कि कौन कौन से रेस्टोरेंट्स उन इवेंट्स में आ रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग्स होती हैं कि जो इवेंट्स हैं उसमें कौन कौन से कैटर्स आ रहे हैं। और मैंने जो बारबेक्यू नाइट हैं उनको मतलब लास्ट ईयर एंड हाफ में मोस्टली जितने भी यहाँ पर चांद रात मेला या जो इवेंट्स पाकिस्तानी इवेंट्स हुए हैं उसमें मैंने इनको देखा है, एंड थैंक्स टू दैट। आखिर में मैं एक सवाल पूछूंगा, मतलब आदमी कोई भी कारोबार शुरू करता है तो उसका जो मेन मकसद होता है पैसा बनाना। तो अगर आप ये रेस्टोरेंट बंद कर दें, और मुझे पता है कि आपकी कैटरिंग का बिज़नेस माशाल्लाह से हर दूसरी शादी में जिसमें तकरीब में जाता हूँ तो उसमें खाना मतलब बारबेक्यू नाइट का ही होता है, तो कभी सोचा नहीं है कि यार बंद करो ये होटल शोटल, इतने सारे लोग हैं, इतना किराया, इतनी सारी सफाई सुथराई करो, छोड़ो बंद करो, हफ्ते में 4 से 5 कैटरिंग मिलती हैं, पैसा आ रहा है, पैसा कमाओ, टेंशन फ्री रहो। ऐसा कुछ क्या मतलब रेस्टोरेंट पैशन है, रेस्टोरेंट भी करना है? रेस्टोरेंट डेफिनेटली पैशन है और रेस्टोरेंट चलाने के लिए लॉन्ग टर्म, अगर आप एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में खोलना चाह रहे हैं तो विदाउट पैशन इट्स नॉट पॉसिबल। और ये पैशन सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरी फैमिली का भी है, मेरे डैड का है। अब मेरे डैड का जिक्र हो रहा है तो जितना भी बारबेक्यू है वो मेरे डैड की ही रेसिपीज़ हैं। और हमने जब रेस्टोरेंट खोला था तो उसमें इवन जब नेमिंग कन्वेंशन का हम सोच रहे थे तो हमने बारबेक्यू नाइट ही नाम रखा। वो इसलिए रखा क्योंकि मेरे जो डैड है उनका भी पैशन बारबेक्यू में ही है। तो मेरी मदर हैं वो बहुत पैशनेट हैं, लाहौरी चना जो है वो उनकी रेसिपी है, गोट पाया जो वीकेंड्स पे हमारे बफ़े में होता है वो भी मेरी वालदा की रेसिपी है। और मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो कराची से हैं, और बिरयानी जो हमारी है, हमारी निहारी, हमारी बिहारी कबाब और हलीम जो है वो हमारा कराची स्टाइल है। ऑब्वियसली माय वाइफ एज़ वेल। तो
इनकी सबकी जो रेसिपीज़ है हमने कंबाइन की हैं बेसिकली टू कट इट शॉर्ट। लाहौर और कराची को हमने मिक्स कर दिया और वो हमने फ्यूजनाइज कर दिया और वो हमने पेश किया लोगों के लिए। तो डेफिनेटली हम सबका पैशन है, इवन हमारे जो पार्टनर हैं उनका भी पैशन है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का। तो हम सब मिलके ये पैशनेटली ही चला रहे हैं और अगर पैशन ना होता तो जैसे आपने बोला पैकअप हम कर लेते, कब के कर चुके होते। तो चले सनी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का पॉडकास्ट करने का जो एक ख़ास मकसद था, लास्ट ईयर जब इनका ये रेस्टोरेंट खुला था तो मैं यहाँ पर आया था और मैंने आके इनके रेस्टोरेंट का एक रील बनाई थी और एक मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी, जिसके बाद मुझे लातादाद लोगों के 90% 95% लोगों के पॉजिटिव फीडबैक आए थे। और उस जो मेरा यूट्यूब का वीडियो था वो मैं लिंक भी कर दूंगा, और मेरा जो इंस्टाग्राम की जो रील थी उसको ख़ास तौर पे मैंने क्योंकि जब मैं यहाँ आया था मैंने यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा था, यहाँ की जो आके लगा था कि मैं शायद पाकिस्तान के किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, तो उसी वजह से ख़ास तौर पर मैंने उसको इंग्लिश में उसके सबटाइटल किए थे। और मेरे जो कोवर्कर्स थे इनके रेस्टोरेंट खुलने से पहले मेरे कोवर्कर्स अक्सर पूछते थे कि प्लीज़ डू सजेस्ट अस एनी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के जहां हम जा सकें। और अमूमन ऐसा होता था कि मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो उनको नहीं बता पाता था। खाना यहाँ के पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स का बहुत अच्छा होता है, लेकिन बैठने की जगह आपकी नहीं है, आपकी जो वे ऑफ सर्विंग। तो मैं अपने जो कुलीग्स, जो अमेरिकन कुलीग्स होते थे, उनको मैं कोई रेस्टोरेंट रिकमेंड नहीं कर पाता था उस वजह से, बिकॉज आई डोंट वांट गिव देम अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स। तो मैंने अपने बहुत सारे कुलीग्स को, जो अमेरिकन कुलीग्स हैं, उनको भी रिकमेंड किया, उन्होंने आके बहुत अच्छे फीडबैक दिए। और जो 10% जो नेगेटिव फीडबैक होते थे वो मैंने सोचा था कि मैं सनी से आज पूछूंगा, लेकिन इस पूरी 1 घंटे आधे घंटे की जो गुफ्तगू हुई है उसके बाद मुझे उस चीज़ का जवाब खुद ब खुद मिल गया। वो सवाल मेरा ये था कि मुझे जो 10 से 12% जो लोग सवाल करते थे कि यार इनका खाना बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव इन सेंस वैसे नहीं है। मुझे इस सारी बातों के बाद अगर आपको खाना ज़बिया हलाल भी चाहिए, आपको बैठ के साफ़ सुथरी जगह में भी चाहिए, आपको कटलरी भी साफ़ चाहिए, आपको प्लेट्स में भी चाहिए है, और आपको पाकिस्तान वाला माहौल भी चाहिए है, तो आई बिलीव सो कि उसके लिए यू हैव टू पे लिटिल बिट मोर। और अगर मैं अपनी बात करूँ, आई यूज़ टू पे like $100, $150 in a gas to go to Chicago or Mississauga in a day trip to पाकिस्तानी खाना खाने के लिए। तो वो चीज़ें आपकी बचती हैं। तो आई कैन पे लिटिल बिट मोर अगर मुझे साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट, खाना अच्छा मिल रहा है, क्वालिटी मिल रही है और ये सारी चीज़ें और ज़बिया हलाल मिल रहा है, तो आई कैन पे मोर। सो वो सवाल मैंने सनी से नहीं पूछा, वरना वो मेरा सवाल था कि सनी आप लोगों का खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव क्यों है। तो उसका जवाब मुझे इनकी सारी बातों से खुद ब खुद मिल गया है। तो चलें आज के पॉडकास्ट का इख्तिताम यहीं करते हैं। सनी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो अमेरिकन व्यूअर्स हैं, जो मिशिगन के व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो लोग काविश करते हैं, कोशिश करते हैं इस मुश्किल हालात में इकॉनमी को लेके, आजकल की जो जॉब मार्केट है उसमें इस तरह की जो एक काविश करते हैं, एक कोशिश करते हैं, तो हमें चाहिए एज अ पाकिस्तानी, एज अ देसी कम्युनिटी के हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। और भले आई नो हर चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं होती है। अगर आपको कहीं गलत फीडबैक है या कुछ गलत आपका एक्सपीरियंस गलत है, तो यू हैव टू टॉक टू द हेड शेफ़, आप उनसे बात करें। मेरा मानना ये है कि आप किसी से तमीज़ से या उसको एक नेगेटिव फीडबैक भी एक अच्छे लहजे में दें, तो आई थिंक दे विल इम्प्रूव। तो चलें जी, आज का जो पॉडकास्ट है उसका इख्तिताम यहीं पे करते हैं। थैंक यू सो मच सनी, आपने टाइम दिया और बिज़नेस की इंसाइट्स बताई कि रेस्टोरेंट की क्या क्या मुश्किलात होती हैं और किस तरह से हमारी जो टेबल पे एक डिश आती है उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और कितना टाइम और काम लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच दानिश भाई फॉर हैविंग मी। इट वाज अ प्लेजर। आई रियली अप्रिशिएट इट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।